हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एस की क्लासेज में। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम लोग संविधान का सभी भाग देख रहे हैं। तो हमारा 2 वीडियो आ चुका है संविधान के भाग पर, और एक वीडियो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में संविधान के आ चुका है। तो उम्मीद है आपने वो वीडियो देख लिया होगा। ये हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें दोस्तों भाग के संविधान के भाग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो भाग 1 भाग 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। भाग 3 के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, संविधान का भाग 3 है। इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है और कितने अनुच्छेद हैं, और ये भाग 3 कहाँ से, किस संविधान से प्रेरित है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो देखिए, भाग 3 जो है संविधान का, ये आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है। मतलब जो भारतीय हैं उनके जो मौलिक अधिकार हैं उसका वर्णन जो है संविधान के भाग 3 में किया गया है, फंडामेंटल राइट्स का। देखिए, भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार का उल्लेख है वो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और भाग कौन सा है? तो भाग 3। देखिए दोस्तों, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपकी आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा जो 2020 वाली चल रही है, 20-21 वाली, उसके जो आपका 30 तारीख का शिफ्ट था, फर्स्ट शिफ्ट, उसमें पूछा जा चुका, सेकंड शिफ्ट उसमें पूछा जा चुका है। और ये भी पूछा जा चुका है कि फंडामेंटल राइट्स जो है, मतलब मौलिक अधिकार जो हैं, ये कहाँ के संविधान से भारत ने लिया है। तो देखिए, जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, ये भारतीय संविधान में जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसका कारण क्या है भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहने का? कि इसका कारण ये है दोस्तों कि विश्व में जो आपकी पूरी दुनिया है, इसमें मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। कहाँ पे? ब्रिटेन में, याद रखिएगा। और जब वो मूल अधिकार बने थे तो वहाँ के जो एक राजा थे, राजा सम्राट जॉन, उन्होंने उस मूल अधिकार पे हस्ताक्षर किया था। और उस मूल अधिकार का क्या नाम था? तो उसका नाम था मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा। इसलिए भाग 3 को क्या कहा जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा। क्योंकि जिस तरह से ब्रिटेन में कुछ मौलिक अधिकार दिए गए थे नागरिकों को, उसी तरह जो है भाग 3 में जो कुछ अनुच्छेद हैं उसके तहत भारतीयों को क्या दिए गए हैं? मौलिक अधिकार। इसलिए भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई परीक्षाओं में पूछा गया है और पूछा जा सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, ब्रिटिश सम्राट जॉन ने मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर कब किया था? तो ये 1215 ईस्वी में। ये उन लोगों के लिए है जो यूपीपीसीएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बाकी ऊपर से बेसिक जो आप लोग पढ़ रहे हैं ये इतना ही लेवल है। देखिए, 12 से 35 तक तो है मूल अधिकार आपका। तो अनुच्छेद 12 क्या कहता है? आप देखिए अनुच्छेद 12, यह अनुच्छेद भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को परिभाषित करता है। यह जो अनुच्छेद है, ये जो है, देखिए, जो आपका राज्य शब्द है, इसकी परिभाषा हम लोग कहाँ देख चुके हैं? तो अनुच्छेद 1 में हम लोग देख चुके हैं। मतलब अनुच्छेद 1 में राज्य किसको कहेंगे, मतलब राज्य क्या है, उसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। तो इसमें जो है मूल अधिकार को आड़े में रखते हुए दोस्तों राज्य शब्द को क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। अब इसके अनुसार राज्य के शब्द का क्या अर्थ है? तो राज्य शब्द का अर्थ उन सारी संस्थाओं से है जिनकी स्थापना भारत सरकार ने की है और जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार के सहयोग प्राप्त करते हैं। तो भारत सरकार से कौन कौन सहयोग प्राप्त कर सकता है? देखिए, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत कौन कौन रखा गया है, मतलब किसको किसको शामिल किया गया है? तो आपका भारत का सरकार एवं संसद, भारत की जो सरकार है और संसद जो है, ये अनुच्छेद 12 के तहत राज्य शब्द जो है उसमें परिभाषित किया गया है। और दूसरा क्या है? राज्यों की सरकारें एवं विधानमंडल। और तीसरा क्या है? सभी स्थानीय प्राधिकारी एवं चौथा क्या है? अन्य अधिकारी। मतलब जितने भी प्राधिकारी हैं और स्थानीय प्राधिकारी हैं, ये सभी क्या है? राज्य शब्द के तहत परिभाषित किए गए हैं। जो न्यायिक निकाय हैं उनको भी मतलब दर्जा दिया गया है। अभी आपने देखा ना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो जो लिमिटेड कंपनियां हैं दोस्तों, विश्वविद्यालय हैं, ये सभी जो हैं क्या होते हैं? ये सभी भारत के राज्य शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो इसको आपने देख लिया। आपको सीधा से यही याद रखना है, ये अनुच्छेद 12 में क्या है? तो ये राज्य शब्द को परिभाषित करता है।
भाग 3 के प्रयोजनों के तहत। और इसके अंदर क्या क्या आता है ये भी कभी कभी पूछता है। तो देखिए वैसे बेसिक में हम आपको बता दे रहे हैं कि जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष के तहत तो आपका ये हो गया भारत सरकार एवं संसद, राज्यों की सरकारें, विधान परिषद और सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। लेकिन जो जो आपका अप्रत्यक्ष है इसके तहत क्या आता है, जीवन बीमा निगम, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, कारखाना वित्त निगम, विश्वविद्यालय, विधिक व्यक्ति जैसे कानूनी निगम, सरकारी कंपनी या रजिस्ट्रार सोसाइटी आदि जो हैं ये सभी जो है राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, उत्तर प्रदेश राज्य भंडार निगम, ये देखिए दोस्तों ये सभी आता है। और कारण क्या है, ये सभी जो हम बता रहे हैं ये सभी आपकी यूपीपीसीएस की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो जो जो पूछा गया है उसके बारे में आपको बता दे रहे हैं। देखिए भारतीय पेट्रोलियम भी इसके तहत आता है और भारतीय खाद्य निगम भी आता है और बाकी आपका संघ लोक सेवा आयोग भी आता है। ये IAS 2003 का क्वेश्चन है कि जो संघ लोक सेवा आयोग है ये किसके तहत आता है। तो ये अनुच्छेद 12 के तहत राज्य द्वारा परिभाषा के अंदर आता है। समानता क्या होता है, राज्यों के विरुद्ध जो है प्रदान किया जाता है, किंतु कुछ मूल अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रदान किया जाता है। वो कौन कौन से हैं, व्यक्तियों के विरुद्ध प्रदान किए गए अनुच्छेद कौन कौन से हैं मूल अधिकार, तो वो हैं आपका अनुच्छेद 15(2) है। और आपका कौन सा है, तो अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। ये सभी क्या हैं, व्यक्ति के विरुद्ध प्रदान किए गए मौलिक अधिकार हैं। अब देखिए अनुच्छेद 13 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 13 के तहत क्या किया गया है, इसके तहत विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। और ये क्या है, ये मूल अधिकारों की सुरक्षा कवच भी कहलाता है। इसका कारण क्या है कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप जो है उच्च न्यायालय या न्यायालय में जाके, न्यायपालिका में जाके मौलिक अधिकारों के हनन के लिए पुनरावलोकन करा सकते हैं किसी भी कानून का। तो देखिए इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। देखिए क्या लिखा है, यह अनुच्छेद मूल अधिकारों की सुरक्षा कवच है। इस अनुच्छेद के द्वारा न्यायालय को मूल अधिकारों का सहज प्रहरी बनाया गया है और अनुच्छेद न्यायपालिका को इस बात का पावर देता है कि वह किसी भी ऐसे विधि जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है उसका पुनरावलोकन कर सकता है। मान लीजिए संसद में या विधानसभा में आपके कोई भी ऐसा कानून बनता है जिससे भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो न्यायपालिका को ये पावर है कि वो उसका पुनरावलोकन कर सकती है। तो देखिए अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 13 विधि शब्द को क्या करता है, परिभाषित करता है। इसको हम पहले बता चुके हैं। इसका मतलब क्या है, संसद, राज्यसभा और विधान परिषद आदि द्वारा बनाए गए कानूनों में जो भी कानून है उसको संविधान के लागू होने के पहले या बाद किसी भी विधि को अनुच्छेद 13 में चैलेंज किया जा सकता है, जो कि एक मौलिक अधिकारों, अगर जो मतलब ये जो भी कानून है ये जो अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन कर रहा हो तो उसको क्या किया जाता है, इसको सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में या न्यायालय में, सीधा सा न्यायालय में इसको चैलेंज किया जा सकता है। आगे देखिए वर्तमान में आपके कुल कितने मौलिक अधिकार हैं और मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो देखिए भारत के मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे और अभी कितना है, तो अभी 6 हैं। देखिए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। कितने बचे हैं, तो केवल 6 बचे हैं मौलिक अधिकार आपके। वो 6 कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। देखिए दोस्तों आज हम लोग डिटेल नहीं देखेंगे, केवल ये देखेंगे कि वो 6 कौन से हैं और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं, और बाकी हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, जिससे वीडियो लंबी ना हो और आपको समझ में भी अच्छे से आ जाए। तो देखिए जो समानता का अधिकार है ये पहला है और इसके तहत कौन कौन सा अनुच्छेद आता है, तो 14 से 18 कुल 5 अनुच्छेद इसके तहत आते हैं। इसमें समानता का अधिकार दिया गया है। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता के अधिकार के तहत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, 19 से 22 तक कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो 4। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से है, तो अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक जो है आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं और ये कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो केवल 2 हैं। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। चौथा क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता एवं
स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के तहत कितने अनुच्छेद आते हैं? तो 4 आते हैं, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। आगे देखिए, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो है ये अनुच्छेद 29 से 30 तक है। कुल कितने? 2 अनुच्छेद हैं इसके तहत। मतलब संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है उसको अनुच्छेद 29 से 30 तक परिभाषित किया गया है। देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका जो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये जो है अनुच्छेद 32 में दिया गया है। केवल एक अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और देखिए, जो आपका संपत्ति का अधिकार था ये पहले आपका 7वां था और ये 6वां था संपत्ति का, इसको समाप्त कर दिया गया। तो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक था? तो 19A4 से लेके 31, मतलब कुछ परिभाषा इसकी किस में थी? 19A4 में, और कुछ थी 31 वाले में, अनुच्छेद 31 में। तो ये संपत्ति के अधिकार को जो है वर्णन करता था, जो कि वर्तमान में समाप्त कर दिया गया। कब? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 ईस्वी में इसको समाप्त कर दिया गया। देखिए दोस्तों, अभी हमने केवल मौलिक अधिकारों के ये देखे हैं कि कितने प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।